अस्सलाम वालेकुम। आज का पार्ट शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पे कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप कोई और नॉवेल सुनना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। चलें शुरू करते हैं। खलूस दिल से की गई कोशिशों में खुदा की मर्जी शायद इस तरह खुद ब खुद शामिल होती है। उम्मीद के आखिरी दिए को किस्मत की तेज हवाओं की जद में छोड़कर जब उसने सारे हथियार डाल दिए तो कमबख्त हवाओं ने खुद ही रुख मोड़ लिया था। शहरी दिल में मची उसके नाम की हलचल, धड़कनों की बगावत, उसकी अदम मौजूदगी से सांसों में हवा वक्त बहती बेचैनियां, तजाद, आपा के वास्ते मिलते, सुफियान की ब्रेन वॉशिंग, बच्चों का उसके लिए बेचैन होना, उस सब के मद्देनजर उस दिन रेस्टोरेंट पहुंचा ही मुस्लिहत तकाजा को कबूल करने की हर मुमकिन कोशिश करने का मन बनाकर। अलबत्ता बख्तियार सिद्दीकी को ऐसा कोई इरादा नहीं था। बच्चों से महसूस होने वाली उनसियत, रिमशा की इल्तिजा, सब एहसास को पसरे पर डालकर वो हस्बे आदत बेहिसी का चोला ओढ़कर करूफर से गर्दन अकड़कर वहां पर आए थे। आखिर उनकी बेटी ने उनके फैसले पर सर तस्लीम कम कर ही दिया था। लेकिन जवाबन रिमशा की बिल्कुल गैर मुतवक्की शर्त और बातों ने उनके मजबूत असाब को जोड़ कर रख दिया था। तजाद सुफियान की आयनादारी, फिर अपनी गैर जानिबदारी से मुहासबा करके मुश्किल से ही सही माँ से वाय गुंजाइश निकालने के उनके पास कोई चारा नहीं था। बरसों से हर मामले में हर शय से ऊपर मुकदम रही अना ने भी पुरजोर एहतजाज बुलंद किया था। जम हस्ती से अकड़ी गर्दन को भी जबरदस्ती निकाली गई गुंजाइश पर इख्तलाफ था। लेकिन बख्तियार सिद्दीकी ने पहली बार उस सबको नजरअंदाज किया था। उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी गुस्तर्दी शामिल थी। अगर आज भी वो नाम निहाद अना का परचम बुलंद कर जोम हस्ती में चूर रहते तो कल कोई उनका नाम लेने वाला न रहता। बेटा रहा नहीं था, बेटी की औलाद को धुतकार कर बेटी भी वो हमेशा के लिए खो देते तो सरमाया हयात के नाम पर पछतावे की राख रह जाती। सो पहली बार जिंदगी में उन्होंने हर बर्तरी के एहसास को मजरू करके रिश्तों को चुना था। ऐसा नहीं था कि लम्हे में दोनों के इख्तलाफात खत्म हो गए थे, दिलों से कदूरतें धुल गई थी। लेकिन दोनों ने दानिशमंदी का सबूत देते हुए बच्चों के लिए, रिमशा के लिए अपने रवैये में गुंजाइश पैदा करने का खामोश मुआहदा करके तलाक और कस्टडी दोनों पेपर्स पर जिली हलूफ में कंप्रोमाइज लिखकर होटल पहुंचाई। एक शिकस्ता हाल रिमशा के मुर्दा दिल को जीने की नई वजह दे दी थी। फिर वो फौरन बोरिया बिस्तर समेट कर मैनशन रवाना हो गई थी। आप गुज़श्ता 3 रोज से बच्चे रोजाना ड्राइवर के हमरा पूरा दिन उधर गुजार कर आ रहे थे। अलबत्ता आशिर और रिमशा के दरमियान फिर एक बार पहल की जंग जारी थी। अब अगला सीन। जब से आबाद हुई है तेरी खुशबू मुझ में, जुगनू जैसा चरागा मेरी तहरीर में है, मैंने परछाई से लड़ने का हुनर सीख लिया, एक सितारा से तेरे लम्स की तासीर में है। एक और दिन पहल का इरादा करने और टालने की गोंगों में बीत गया। बच्चे आज भी पूरा दिन मेंशन में गुजार आए थे और नींद की वादियों में उतरने तक मामा दादू की गर्दान करते रहे थे। सुफियान फिर आज असर में आकर उसे अच्छा खासा लिताड़ कर गया था। आप की भी खास फरमुदात पर मुश्तमिल लंबी कॉल चली थी और अब वो फोन हाथ में लिए बैकग्राउंड से टेक लगाए व्हाट्सएप खोले बैठा था। दूसरा फरीक ऑनलाइन भी था और तीसरी फरीक अना भी हाजिर थी। उफ, ये इतना मुश्किल क्यों है यार। कोशिश के बावजूद पहल करने के लिए अल्फाज न मिले तो झुंझला गया। और एक ही मेरा फाइटर जेट शहजादा है। माँ ने नींद में कंफर्टर उछाला तो फोन साइड पर रखकर वो उसके ऊपर कंफर्टर बराबर कर सिरा रिमशा की जगह का अहाता किए हिफाजती दीवार की खिदमत सर अंजाम दे रहे मोटे गोल तकिए के नीचे कंफर्टर दबाने के लिए झुका तो यकचक जहन में झमाका हुआ और सिरा वैसे ही छोड़कर फोन उठाए वो कुछ तेजी से टाइप करने लगा। बेड की दाएं साइड खाली है। ठहरे दरिया में पहला पत्थर फेंककर फैल करते हुए स्क्रीन को घूर रहा था। हैरत अंगेज तौर पर 2 सेकंड भी नहीं गुजरे कि मैसेज सीन हुआ, जैसे मुकाबल मुंतजिर बैठा था। तो सेकंड के अंदर ही तीखा सा सवाल मौसूल हुआ। तो नींद में शहजादे अपने कराटेबाजी की प्रैक्टिस के दौरान बेड से नीचे ना गिर जाएं, डर सा रहता है। तवक्को के बरक्स बिना तामील रिस्पॉन्स मिलने पर हौसला बढ़ा। फिर जहन में जो पहला ख्याल आया तेजी से टाइप करके सेंड कर दिया। शहजादे नया तो अपना हुनर नहीं आजमा रहे नींद में, सो पहले की तरह हिफाजती दीवार बना दें। जवाबन सुलह की जगह सलाह मिली थी। गुज़श्ता 3-4 माह से हिफाजती दीवार बनाया नहीं तो आदत रही नहीं। अब निश्चल अब दांतों तले दबाकर कभी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर थिराई। 2-3 हफ्ते बहुत होते हैं वापस पुरानी आदतों को बहाल करने के लिए। बेतुकी तवज्जो पर रिमशा सुलगी। हा 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 हा। झले बुने जवाब पर राशिद का बेख्तियार कहका गूंजा, पर महवे ख्वाब बच्चों के ख्याल से सख्ती से लब भींचता आस्तिकी से बेड से निकलकर खिड़की में जा खड़ा हुआ। आदतें इतनी आसानी से कहाँ लगती हैं।
मसनूई आप भरते से मैसेज सेंड किया। चमकती आंखें स्क्रीन पर ही मरकूज थीं। जब तक लग नहीं जाती फोन में रिमाइंडर लगा लें। टेक्नोलॉजी की सहूलत दस्तयाब है तो इस्तेमाल में कौम का तकल्लुफ क्यों बरतना। दूसरी तरफ रिमशा तप ही गई थी उस बेतुकी बहस पर, जबकि आशिर खूब महसूस हो रहा था। बेतुका ही सही, आगाज तो हुआ था। आप कम अज कम सुफियान से बुजदिली का ताना नहीं देगा। मुफ्त लीगल एडवाइस का शुक्रिया, वरना मैं आम सा बंदा इतनी महंगी वकील कहाँ अफोर्ड कर सकता हूँ। वैसे जहमत ना हो तो एक और एडवाइस मिल सकती है। उसके तीखे चेहरे की झुंझलाहट को चश्म में तस्वुर में लाते शरारत से एक बार फिर अतरंगी पैगाम तरसील किया। जी, मुझे बहुत ज्यादा जहमत हो रही है, लिहाजा आप भी सो जाएं, मुझे भी सोने दें। उसका बीचोताब खाता हुआ मैसेज गुस्से से लाल इमोजी के साथ आया था। तो आशिर इस बार कहके का गला बिल्कुल नहीं खोल सका था। चश्मे तसव्वुर में उसका लाल बहू का चेहरा उतरा तो कहके की खनक और दो चंद हो गई, लेकिन एहतजाजन मुखातिब के ऑफलाइन होते ही कहका रुका और आंखें सुकड़ी। हेलो, कुछ सोचकर कॉल मिला दिया था, जो दूसरी फिर तीसरी रिंग पर तुरंत करन रिसीव कर ली गई थी। काम खामोशी हाल थी। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी का मुंतजिर रहना, मगर वो खूबसूरत है, उसे ताखीर का हक है। इससे पहले हमने पहल ना करके मामलात बहुत बिगाड़ लिए थे। मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं चाहता। अगर आप भी मेरी हम ख्याल हैं तो उम्मीद है कल बेड की दाएं साइड खाली नहीं होगी। खुदा हाफिज, शब बखैर। कुछ तवक्कुफ लेकर गंभीर आवाज में मुद्दा बयान करके आशिर ने खुद ही कॉल ड्रॉप कर दी थी और एक तवील सांस इस मौके के सर होने पर फिजा के सपोर्ट करता बेड की सिंध बढ़ गया था। जहनों और सांप से एक बड़ा बोझ चिरका था। अब नींद की देवी को उसे नाराजगी तर्क करनी ही थी। अब अगला सीन। सुबह फजर की नमाज से वापसी पर गेट के बाहर रिमशा की गाड़ी खड़ी देख अव्वल तो आशिर को अपनी बसारत पर यकीन ही ना आया कि ख्वाब है या हकीकत, लेकिन छू कर देखने पर कुछ तस्दीक हुई तो आलम बेयकीनी में तेजी से गेट खोलकर अंदर की सिमत बढ़ा। घर के आते में कदम रखते ही फिजा में घुले उस खास एहसास ने खुशरंग गुमान को यकीन का सनत सौंपा था। किचन साइड राहदारी में हुई मखसूस आहट ने यकीन का सफर पूरे एतमाद से मुकम्मल किया और अगले ही पल उसके फ्रेश आदाबी सरापे का अक्स बेचैन आंखों में हकीकत बनकर उतरा था। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। मुतबस्सम नजर मुतहैयर खड़े आशिक पर डालकर वो ट्रे उठाए उसके पहलू से गुजरकर अपनी मशहूर खुशबू से उसकी सांसों को महकाती गुजर गई। एक मुसलमान जब सलामती भेजे तो जवाबन सलामती भेजना दूसरे मुसलमान का इखलाकी फर्ज है। ट्रे टेबल पर रखकर आशिक की बेयकीन कैफियत से हाथ उठाते वो मीठा सा तंज उछाल गई। वालेकुम अस्सलाम, और आज की सुबह वाकई बखैर है। सर झटककर खुशगवारी से जवाब देते नाबिल लेबों पर जानदार मुस्कुराहट और मकनातीसी आंखों में वालिहाना चमक लिए वो आकर रिमशा के पहलू में बेतकल्लुफी से नशिस्ता हुआ। शुक्रिया। गुनगुनाती खामोशी में तवक्को से आशिक की भारी पर हिलावत आवाज मुकल हुई। चाय? नरमी से मुस्कुराते उसने मग उसकी तरफ बढ़ाया। इतनी जल्दी इस अदालत में सुनवाई होगी उम्मीद नहीं थी। चाय की चुस्की भरते मुबहिम अंदाज में भी यकीनी का इजहार किया गया। मैं रिश्तों में अनानियत की कायल नहीं। सादा मगर ठोस जवाब बड़ा बामायनी था। फिर मैदान छोड़कर क्यों गई थी? तिरछी नजरों से उसका शराबी चेहरा देखते गोया शिकवा किया गया। मैं रिश्तों के नाम पर इज्जत नफ्स को मजरूह करने के भी सख्त खिलाफ हूँ। पूरे एतमाद आंखों को बराह रास्त आशिर की आंखें से चार करती वही अंदाज था। आशिर लम्हे के लिए उन निगाहों की ताबनाकियों के आगे मगलूब हुआ। मेरा मकसद आपकी इज्जत नफ्स को चोट पहुंचाने का नहीं था। सर सांस खारिज करके उसने वजाहत दी। आपको वजाहत देने की जरूरत नहीं है। इस सूरत हाल में आपका रद्द-ए-अमल अपनी जगह दुरुस्त था। वो नरमी से बोली तो आशिर एक बार फिर उसकी तरफ निगाहों को उठने से रोक ना पाया था। मैं पुरानी तमाम तलखियों को आज सुबह की दहिन में बहुत पीछे गुमनाम रास्तों पर छोड़ आई हूँ और आपसे भी तवक्को करती हूँ कि बजाय उन तल्ख यादों को दोहराने की उनकी तलखियों को उस चाय की चुस्कियों में उड़ा दें। शहर का खेज लहजे में कहते लबों पर कातलाना तबस्सुम सजाए उसने अपनी ख्वाहिश का भी इजहार किया था। मादाम का हुक्म सर आंखों पर। वो फौरन सर तस्लीम में कम हुआ। इतनी फरमाबरदारी। उसकी खनकदार हंसी ने फिजा को मशहूर किया। ऐसी दबंग वकील से जिरा की निरी हिमाकत थोड़ी ना कर सकता हूँ। तीखे नकोशों से पुरशौक नजरें उलझाते विचारगी का इजहार किया गया तो रिमशा की मुस्कुराहट और गहरी हुई। मशहूर जज्बात से महकती खामोशी एक बार फिर हायल हुई
تو اس بولتی خاموشی اور عاشر کی محو کلام پر شوق نگاہوں کے ارتکاز سے رمشا کا اصلی اعتماد ساتھ چھوڑنے لگا۔ وہ ویسے گلا ہے مجھے آپ سے۔ قبل اس کی خاموشی کو داستان رقم کرتی ہوئی تیزی سے بول اٹھی۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو آپ نے بڑی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ شاکی ہوا۔ کیا تو تھا، قائم بھی ہوں، لیکن ایک آدھ گلا تو حق ہے مجھے۔ اس نے شانے اچکائے۔ فرمائے پھر۔ نروٹے پن سے اجازت ملی۔ آپ کو دونوں نوٹس بھیجنے سے پہلے سے میرے ڈیڈ کی ایک ریکارڈنگ بھیجی گئی تھی، اس کا آپ نے ذکر کیوں نہیں کیا کبھی؟ کیونکہ مجھے اس ریکارڈنگ کے اندر موجود مواد پر یقین نہیں تھا۔ وہ برجستہ صاف کوئی سے بولا تو رمشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسمت کی یہ گھٹیا چال کامیاب نہیں ہوئی تھی، تبھی اس نے ڈیڈ کے علم میں لائے بغیر جعلی خلا کے نوٹس لکھنے کی ذلیل حرکت کی تھی، جو پہلی نظر میں ہی رمشا اس کی لاکھ محتاط طرز تحریر کے باوجود پہچان گئی تھی۔ ویسے ایک شکوہ مجھے بھی آپ سے ہے۔ ایک خیال ذہن میں تیزی سے کونتے ہی عاشر کے شوق تاثرات سنجیدہ ہوئے۔ فرمائیں۔ ہاتھ اٹھا کر کسی سلطنت کے شہزادے کی طرح اجازت دی گئی۔ آپ نے اصلی ڈائیورس پیپر مجھے کیوں تھمائے تھے؟ اگر غصے میں آ کر میں اس پر سائن کر دیتا تو؟ لہجے میں سختی سموئے باز پرس کی۔ تو آج ہم یہاں ساتھ نہیں بیٹھے ہوتے۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔ اس کے بے پرواہ انداز پر عاشر نے سخت سہمائشی نظروں سے گھورا۔ مذاق میں بھی نہیں کر رہی۔ آپ دونوں اپنے رویے میں لچک پیدا کرنے کو روادار نہیں تھے، اور عین ممکن تھا کہ ہماری اگلی ملاقات کمرہ عدالت میں ہوتی، اور میں اپنے دشمن کے بچوں کے لیے بھی نہیں چاہوں گی کہ وہ عدالت کی سیڑھیاں چڑھیں۔ اس لیے میں نے آپ دونوں کو اپنے من چاہے فیصلے کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ اگر اس دن آپ اور ڈیڈی اپنی اپنی مرضی کا فیصلہ کر لیتے تو جس خاموشی سے میں آپ لوگوں کی زندگی میں آئی تھی اسی خاموشی سے واپس چلی جاتی۔ بڑی بے رحمی سے اس نے اس صورتحال کا دوسرا رخ عاشر کے سامنے رکھا تو لمحے کے لیے عاشر کو اپنا حرکت قلب تھمتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اتنا آسان تھا آپ کے لیے سب چھوڑ جانا؟ عاشر کے لہجے میں گہرا تعصب و شکوہ پنہا تھا۔ نہیں، لیکن اس سے بھی مشکل ہے میرے لیے جہاں آپ کی ضرورت نہیں ہو، اہمیت نہیں ہو، وہاں زبردستی اپنی گنجائش نکالنے کی کوشش میں اوروں پر مسلط رہنا۔ میں ایک نہایت ہی حقیقت پسند لڑکی ہوں، سنگین، تلخ، اذیت ناک، ہر قسم کے حالات کو جذبات کا اینک اتار کر بے حد حقیقت پسندی سے دیکھتی اور تسلیم کرتی ہوں۔ آپ لوگ اپنا من چاہا فیصلہ کر لیتے تو عمر بھر کے لیے اپنی بے وقتی پر دل کا ایک کونا ویران ضرور ہو جاتا، لیکن وہ وحشت زبردستی کے رشتوں کو گھسیٹنے کی اذیت اور خالی پن سے کم ہوتا۔ بس بس، اللہ کی پناہ وکیل صاحبہ، اتنی حقیقت پسندی بھی ٹھیک نہیں۔ آئندہ زیادہ حقیقت کا عدسہ لگا کر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے سنجیدہ اور ٹھوس انداز پر بختیار جھرجھری لیتے عاشق نے آئندہ کے لیے خبردار بھی کیا تھا۔ ہماری صنف کے لیے حقیقت پسند ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کے جھرجھری لینے پر ہنسی۔ اس سے زیادہ ضروری ہے ہمارا اس موضوع کو ٹال کر کچھ نئی باتیں کرنے کا۔ عاشر کو حقیقتاً اس موضوع سے وحشت ہونے لگی تھی۔ ویسے آپ نے فیصلہ میرے حق میں کیوں کر سنایا؟ اس کے بگڑے تاثرات سے ہنس اٹھاتے اس نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر دلچسپی سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے ایک دبنگ وکیل کی صبح شام کی جرا کی بڑی ہی بری عادت ہو گئی تھی، اور آپ تو جانتی ہیں بری عادتوں کی طلب انسان کو قبر تک ہوتی ہے۔ زبردستی اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے پرحدت ہاتھوں میں موقعید کرتا ہوا اعتراف کر رہا تھا، لیکن اپنے گبر سنگھ والے انداز میں۔ آپ مجھے بری عادت کہہ رہے ہیں؟ پرحدت لمس پر شوق نگاہوں سے پزل ہوتی رمشا نے ہمت کر کے گھورنا چاہا، لیکن بے سود۔ جی وکیل صاحبہ، کوئی اعتراض؟ وہ ذرا سا کھسک قریب آتا اس کی لرزتی پلکوں پر پھونک مار کر اسے اندر تک لرزاتا گمبھیر انداز میں معترف ہوا۔ ویسے آپ نے یہ عنایتیں کس طفیل میں کی؟ اپنی قربت سے اناڑی ہوئی عارضوں پر اٹھتی جھکتی جھالر پلکوں کا رقص دیکھتا وہ بھی اطراف چاہ رہا تھا۔ میری بھی اپنی مجبوری تھی۔ ایک گبر سنگھ کے جانشین صبح شام دھاڑنے گولہ باری کرنے والے اڑیل پلس سڑیل مزاج شخص سے انسیت ہو گئی تھی۔ جواباً وہ بھی اطراف کا اترنگی طریقہ اپنا گئی۔ اچھا جی۔ اس کے سود سمیت بدلہ وصول کرنے پر اوموٹائی مسکراہٹ کو لب بھینچ کر چھپاتے آنکھیں سکڑ کر مصنوعی گھوری سے نوازا۔ ہاں جی۔ اتل پتل دھڑکنوں سنگ وہ بھی دوبو دو بولی۔ چلیں پھر اس عادت اور انسیت کو الفت کا رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ شفاف زمین پر اٹکیلیاں کر رہی ناگل سی بل کھاتی لٹ کو سوار کر عاشر نے پورے استحاب سے وہاں مہر عقیدت ثبت کرتے ابتدائی الفت کی مضبوط بنیاد رکھی تھی۔
जिसकी शिद्दत को महसूस करते रिमशा के रगों पैर में आसूदगी उतरती चली गई थी। अदावतों और कदूरतों की हबस में लिपटी खजा रुत तल्ख यादों की बर्ग जर्द को समेटती हुई उल्फत की उजली सुबह बाहर को खुशामदीद कहती हुई दबे कदमों रवाना हो गई थी। अब बस फिजा में खालिस जज्बात के अनोखे रंग सुनहरे मुस्तकबिल की नक्शा खींचती गुनगुना रही थी। अब अगला सीन। रिमशा की वापसी का सुनकर शाम तक आपा बम्मा फैमिली चली आई थी, जिससे हसन मंजिल की आसूदा खुश रंग फिजा में मजीद खुशी और इम्बसात की कनकती हंसी खिलखिलाहटें शामिल हो गई थी। दोनों को साथ खुश देख लिपटा लिपटा कर प्यार करते हुए फिजा अबदीदा हो गई, तो सुफियान की छापा मार एंट्री ने महफिल का रंग दोबारा कर दिया था। बच्चों की उछल कूद, शोर शराबा, सुफियान की मस्करी और नौशाद भाई की छेड़छाड़, हसन मंजिल ने गोया खुशियों की बारात का इस्तकबाल किया हुआ था। इसी दौरान बख्तियार सिद्दीकी ने कॉल करके कल सुबह से ही सबको अपनी तरफ इनवाइट कर लिया, तो इतने खुशगवार हादसात में उनकी ये पहल आपा लोगों के दिल की नहा खानों में दफन थोड़ी बहुत शिकूक शुबहात को भी धो दिया था। खवातीन ने डिनर का पुरतकल्लुफ इंतजाम करने के लिए किचन का रुख किया, तो पीछे सुफियान और नौशाद भाई ने आशिक को डबोच कर उसकी खिंचाई शुरू कर दी। जैसे तैसे उनके नरगे से निकलकर वो फौरन खवातीन की पनाह यानी किचन में पहुंचा था। भाई कुछ चाहिए था आपको? उसे दरवाजे में खड़ा देख सलाद काट रही सबा ने हाथ रोककर पूछा। वहीं दूसरी कुर्सी पर बैठी डेजर्ट के लिए फ्रूट्स काट रही रिमशा भी उसके नाम पर अलर्ट हुई। नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए था। मैं बाहर खाली ही बैठा था, सोचा आप लोगों की हेल्प करवा दूं। पीछे से आजे सुफियान की बुलंद आवाज में वो फौरन किचन के अंदर घुसा। उसकी जरूरत नहीं है, सब तैयार है, बस बिरयानी को दम देना है। डेजर्ट रिमशा और सलाद और रायता सवाल बना ले तो हम सब भी बाहर आ रहे हैं। बर्नर के पास खड़ी आपा कफकीर लिए मुड़ती हुई बोली। अरे आपा, डेजर्ट बनाने इनके बस का रोग नहीं है, मैं बना देता हूँ। रिमशा की पास वाली चेयर संभालते उसे समझने का मौका दिए बगैर वो उसके हाथ से चाकू ले चुका था। उसके इरशादात पर हक तक रिमशा ने उसे घूरना चाहा, तो तेजी से फ्रूट्स काट रहा था, क्योंकि उसका मकसद फकत सुफियान और नौशाद भाई से पीछा छुड़ाना था। आपा, आपने सुने इनके मरफूदात? घूरियों का असर ना होते देख उसने आपा को शिकायत लगाई। आशिर, बुरी बात, वापस करो रिमशा को चाकू, आता है उसे बनाना, अब ऐसी फूहड़ भी नहीं है। आपा ने वहीं से भाई को घूरा। सबा ने मुस्कुराहट छुपाई। मतलब आप भी मानती है कि फूहड़ है? और उसने मुस्कुराहट दबाई। और वैसे भी आपा ये वकील हैं, 10 एग्जाम की कड़वी कसीली बातें बना सकती हैं, ये डेजर्ट वगैरह कहाँ। कसरन जुमला अधूरा छोड़कर अब उसके तीखे तेवरों से महसूस हो रहा था, साथ काम भी जारी था। रिवायती सांसों वाली तंजो तनकीद की उम्दा सलाहियत की तो खैर आप में कभी कोई कमी है ही नहीं, अमूरे खानादारी भी सिखा दें। वो कलश के नीचे आवाज में बोली, जो पहले में बैठी सभा की समात पर भी रसाई कर गई। आपा को बताऊं, उनके अजीजे मन ने उनके इकलौते भाई को कितने खतरनाक लकब से नवाजा है। उसकी जानिब झुककर आशी ने धमकाया। ओहो, तू इसलिए वहां से फरार हो गया था ताकि किचन रोमांस हो सके। सदा के मुंह पर सुफियान ने आते ही चुटकुला छोड़ा। बकवास ना किया कर। बिदक कर रिमशा के पहलू से उठते खजालत से चेहरा सुर्ख हो गया था। रिमशा भी उस खुले डुले अंदाज पर बुरी तरह छटपटाई, जबकि सबा और आपा ने बैग पर सुफियान को इस जीरा दिलेरी के लिए फहमाइशी नजरों से घूरा था। वैसे क्या ख्याल है बेगम साहिबा, आप जल्दी से इन दोनों के वलीमे की तारीख ना फाइनल कर दें, आगे ही खासी ताकीर हो चुकी है। शरारती नजरों से नौशाद को शरारती नजरों से आशिर को देखते नौशाद भाई ने आपा से पूछा। मैं भी यही सोच रही हूँ, कल जज साहब के यहाँ जाएंगे तो उनकी राय ले लेंगे। आपा सुभाव से बोली। वैसे आपा, जहाँ इतनी ताखीर होगी मजीद साल 1.5 साल इंतजार न कर लें हम। वो किस लिए? सुफियान के अजीब मंतक पर आपा ने अचंभे से उसे देखा। ताकि वलीमे के ग्रैंड इवेंट में जिले लाही का भी कोई न्यू लॉन्च प्रोडक्ट शमूलियत इख्तियार कर ले। आखिर अपने माँ बाप के वलीमे के जर्दे पर उस मासूम का भी पूरा हक है, क्या कहती हैं? सुफियान ने नहायत संजीदगी से फुलझड़ी छोड़कर आपा को यूं देखा जैसे कितनी अहम बात की हो। बहुत फजूल बोलते हो तुम सुफियान। रिमशा का हया से जबकि आशिक गुस्से कदालत से सुर्ख चेहरा देख आपा ने उसे सरजनिश की, वरना हंसी तो उन्हें भी बहुत आई थी। वैसे आइडिया इतना भी बुरा नहीं है। नौशाद भाई भी शरारत में शामिल हुए। हाँ वही तो। सुफियान की पांचें खिली। तुम्हारी मुरम्मत तो मैं करता हूँ बेटा, ठहर जाओ।
आशी ने फौरन उसकी गर्दन को अपने मजबूत बाजू के शिकंजे में कसा। फिर वो लाख दुहाइयां देता रहा, लेकिन आशी ने अपनी भड़ास निकालने तक उसकी जान न छोड़ी। अब अगला सीन। दूसरा दिन ढेरों गहमा गहमी लेकर तलू हुआ था। सुबह 8 बजे के करीब 3 गाड़ियों में वो लोग सिद्दीकी मेंशन के लिए रवाना हुए। गुज़श्ता तजर्बों की रविश में आशी ने पहले तो ही से काम लेना चाहा, लेकिन आपा और सुफियान की ब्रेन वॉशिंग पर उसे सीधा होना पड़ा था। रिमशा अब तक 2 माह पर अकेले लड़ी थी और अब अपनी कामयाबी पर वो बेइंतहा खुश थी। फिर पहल बख्तियार सिद्दीकी की जानिब से हुई थी। ऐसे में अगर वो कदूरत रखकर कमतरफी का सबूत देता तो सबसे ज्यादा दुख रिमशा ही को होना था, और अब वो उस लड़की को अपनी जात से कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। सिद्दीकी मेंशन में उनका इस्तकबाल पूरे ताजीम तकरीम के साथ हुआ था। बी अम्मा खुद बरसों बाद सिद्दीकी मेंशन फकत रिमशा के ससुरालियों के लिए लौटी थी। बख्तियार सिद्दीकी भी खिलाफ मिजाज सबके साथ बेहद खुश इखलाकी से मिले थे, जिसकी रिमशा को भी तवक्को नहीं थी। अलबत्ता ससुर दामाद के दरमियान खिंचाव सभी ने महसूस किया था, जो वक्त के साथ ही रफ्ता रफ्ता जाना था। पुरतकल्लुफ नाश्ते के सिलसिला अपने अंजाम को पहुंचा तो हॉल में नशिस्ता मर्द हजरात के दरमियान सियासी मौजू पर तबादला ख्याल शुरू हो गया, जिसमें सुफियान और नौशाद भाई ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आशिर इस दौरान ज्यादातर चुप ही रहा था, ताहम एक एक हरकत से आया सजी सवरी दिल के बहुत करीब तक महसूस हो रही रिमशा की दीदनी खुशी का वो गाहे बगाहे बड़ी संजीदगी से जायजा ले रहा था, जो इधर से उधर उड़ती फिर रही थी, जैसे हफ्ते अकीम की दौलत मिल गई हो उसे। बच्चे तो थे ही बेहद खुश। आपा और सबा भी बी अम्मा की मजेदार सोहबत से लुत्फानंदोज हो रही थी। सबके खुशी से मुनव्वर चेहरे देख आशिर को भी अपने खिंचे अज़लात को नॉर्मल करना पड़ा। थैंक यू डैडी, थैंक यू सो मच। बख्तियार सिद्दीकी कॉल सुनने के लिए साइड पर आए तो ममनू और मुतमिन रिमशान के करीब चली आई। माना मैं कोई आइडियल फादर नहीं हूँ, बट इतना इल मैनर्ड भी नहीं हूँ कि घर बुलाए गेस्ट के साथ मिसबिहेव करूँ। उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में बेटी को घूरा, जिसका आज रिमशा को बिल्कुल बुरा नहीं लगा था, बल्कि मुस्कुराहट और गहरी हो गई थी। आपको सब कैसे लगे? तवक्कुफ लेकर उसने इश्ताक से पूछा, क्योंकि जो लोग उसके डैडी के मिजाज को नहीं पाते थे, ज्यादा देर वो उनके साथ इख्तियात निभाने का जबर नहीं करते थे, बल्कि वॉकआउट कर जाते थे। अच्छे ही है, उन्होंने कजन लहजा आम सा रखा। हकीकतन उन्हें ये लोग अपने तवक्को के बरक्स माकूल लगे थे, वरना आज तक अपने खुद साख्ता मफरूजों की रोशनी में वो इन लोगों को क्या गया गुजरा ही गर्दानते थे। आज जब रौनक का चश्मा उतार कर देखा तो उनका इखलाक रख रखाव के वो कायल हुए बगैर न रह सके। हैसियत भले उनके बराबर की नहीं थी, लेकिन इखलाक और रख रखाव में वो उनसे कम भी नहीं थे। जुबानी ना सही, दिल में उन्होंने लाजमी तस्लीम किया था। बहुत अच्छे हैं वो लोग डैडी, और आप भी बहुत अच्छे हैं। पहली बार झिझक के बावजूद उनके करीब होते हुए लगावट से बोली। बख्तियार सिद्दीकी नरमी से उसके सर पर हाथ रखकर हम करते साइड से निकल गए, और जिंदगी में पहली बार उनके पिदराना दस्ते शफकत के अपने सर पर ठहरने पर खुशी से निहार रिमशा की आंखों में तरावट उतरने लगी। मैं जीत गई भाई। भीगी आंखों से मुस्कुराते ऊपर की सिम चेहरा उठाकर वो जेर लब बड़बड़ाई। आपने जाने में बहुत जल्दी कर दी भाई, वरना आज आप देखते, मैंने आपसे किया वादा पूरा किया है। भीगी पलकों को मूंद कर वो अंसर से शिकायत कर रही थी। कौन सा वादा? आप? बहुत करीब से उभरी आशिर की आवाज पर उसने तेजी से आंखों के गोशे साफ किए। बताया नहीं। उसके सजे सवरे रूप को आंखों में समोते आशिर ने जोर दिया। कोई वादा नहीं, चले सबके पास चलें। वो टाल कर मुस्कुरा के आगे बढ़ गई। कहीं उस वादे की बात तो नहीं कर रही आप, जिसकी तकमील आपके डैडी की शर्ट से होकर गुजरती है? आप आपको कैसे मालूम? वो मुस्कुराकर भी यकीनी से मुड़ी। ये शर्ट वाली बात तो उसके और बख्तियार सिद्दीकी के दरमियान थी, जब अंसर और रंबक और संगदिली से उन्होंने घर से निकाला था, और पहली बार अपने हक के लिए कभी ना बोलने वाली रिमशा भाई के लिए बख्तियार सिद्दीकी के मुकाबिल खड़ी हुई, तो जवाबन उन्होंने तो मस्कराना अंदाज में उसके आगे शर्त रखी थी कि अगर उसने उन्हें कामयाब वकील बनकर दिखाया तो वो अंसर और अंबर को कबूल कर लेंगे। शर्त का एक हिस्सा ये भी था कि वो इस दौरान यहाँ पर सिवाय उनके किसी से कोई राब्ता नहीं रखेगी, और उनकी इस एक शर्त के लिए उसने 6 साल तक बिन बासी काटी थी, सिर्फ अपने भाभी भाई को उनका मकाम दिलाने के लिए। इतनी बेयकीनी क्यों? उसे बाजू से थाम कर अपने करीब करते आशी ने उसकी पलकों पर अटके मोती को पूर पर चुना। जज साहब ने बताया था, परसों यही वजह थी ना जो आप इतने साल तक मंदिर से गायब रही? डैडी ने?
उसकी थोड़ी इतने सालों की इज्जत पर लरस गई थी। आंखों में मोटे मोटे बागी आंसू उमड़ आए, जिन्हें छुपाने के लिए रुख मोड़ने लगी कि आशिर ने खींच कर उसे अपने कशादा सीने में छुपाते बाजुओं का घेरा तंग कर लिया, तो वो बेहतरीन जहाँ पनाह मिलते ही दिल का गुबार निकालने लगी। बहुत बड़े बड़े वादे वईद के पुल बांधने मुझे नहीं आते। ना ही मैं ये कहूंगा कि गुज़श्ता सारी बातों को भुलाकर आपके डैडी से बहुत खुश इखलाकी से पेश आऊंगा। हाँ, आपके लिए, आपकी खुशी के लिए पूरी कोशिश करूंगा कि कभी इस ताल्लुक में दरार की वजह मैं ना बनूं। उसके सर पर लब रखते आशी ने यकीन दहानी करवाई थी, जिस पर वो आसूदगी से आंखें मूंदती उसके सीने में सर छुपा गई। मुझे अपनी हयात का महवर कर दे, अधूरा हूँ ख्वाहिशों का समर कर दे, कभी रुए हिजर की तारीख शब में, कभी मेरी मोहब्बतों को अमर कर दे। अब अगला सीन। माहिर नफ्सियात कहते हैं तन्हाई में मुस्कुराना बहुत ही खतरनाक मर्ज की अलामत है। सिद्दीकी मेंशन में पहली बार ढेरों आसूदगी भरी गहमा गहमी लेकर उतरी शाम का मुंह भी मुस्कुराहट संग खैर मकदम करती। वो गार्डन में खेल रहे बच्चों और उनके करीब नरम तासुरात संग खड़े बख्तियार सिद्दीकी को देखती जागती आंखों से देखे ख्वाब की खूबसूरत ताबीर पर वो दिल से मुस्कुरा रही थी। जब आशिर उसके बराबर खड़ा हुआ। माहिर नफ्सियात का हाँ यहाँ भी आपका आना जाना है, वैसे कोई ऐसी ताजुब के इस बात भी नहीं। निगाह उसके जाने फिरती वो छेड़ने के अंदाज में बोली। कोई नहीं, अगली बार आपको साथ ले जाऊंगा। वो भी बुरा मनाए बगैर खुशी इखलाकी से बोला। आए वॉक करते हैं। नफी में सर हिलाते वो नए लगाए गए पौधों की क्यारियों की सिम बड़ी। वैसे एक सवाल पूछूं? उसके हम कदम होते आशी ने इजाजत चाहिए। जी पूछें। वो क्यारी के करीब रुक गई। आपको लड़की होकर खुद मेरे लिए प्रपोजल भेजते हुए अजीब नहीं लगा? अजीब क्यों लगना था? क्यारी के करीब दो दानों बैठे उसने भी सवाल पर सवाल किया, क्योंकि वो समझ गई थी आशिर परसों रात की तरह उसे बेतुकी बहस से तंग करने के मूड में है। मतलब आप? उसे गड़बड़ाने की कोशिश में उल्टा वो ही गड़बड़ा गया था। देखें, गब्बर सिंह की गड़बड़ाहट से हाथ उठाती मुस्कुराहट दबाई। मैंने लंदन ही से आपके मुतालिक मालूमात इकट्ठा करना शुरू कर दी थी। यहाँ आकर पर्सनली भी आपकी रूटीन लाइफ को ऑब्जर्व किया, जिसे निहायत रूखा फीका बोरिंग पाया। दूसरा, मुझे सुफियान भाई ने भी बताया था कि शरारतन जुमला अधूरा छोड़कर अब वो नई कंपनियों संग मखरूती उंगलियों से छेड़खानी कर रही थी। क्या बताया उसने? सुफियान फसादी का नाम आते ही आशिर की हसासियात अलर्ट हुई। जाने दें, रात गई बात गई। मैंने पूछा क्या बताया उस लानती इंसान ने? आशिर दांत कचकचाकर उसके करीब आया, क्योंकि उस दोस्त नुमा दुश्मन से खैर कलमात की उसे तवक्का कतई नहीं थी। यही कि आप जनाब सन साधु आबिद राही टाइप बंदे तो हैं ही, साथ ही ड्रामाई तवक्कुफ लेकर वो हाथ झाड़ती खड़ी हुई। सात आंखों वाले अंधे भी हैं। अब ऐसे मायूस कुन रिव्यूज मिलने के बाद अगर मैं आपकी तरफ से पहली नजर का प्यार, फिर इकरार और फिर शादी का इंतजार करती, तो फिर तो आपके नाम का जोग ही लेना पड़ता मुझे। और मैं ठहरी प्रैक्टिकल बंदी, किताबी चीजें मुझसे कहाँ होती हैं। पुरसकून अंदाज में बात मुकम्मल करती है तुम सदमे का मुजस्मा बने आशिक को यकसर नजर अंदाज कर वो आगे बढ़ गई थी। उस लानती इंसान से खैर की उम्मीद ही बस है। सुफियान सईद के उसके मुतल्लिक इरशादात फकिया कतई नहीं होंगे, इस बात का उसे 100% यकीन था, लेकिन इस कदर फजूल होगा आशिर को तवक्को नहीं थी। आशिर का मन क्या सुफियान सईद का गला गायबाना उसके हाथों में आ जाए ताकि वो अपनी भड़ास निकाल सके। अब इसमें इतना बुरा बनाने की भी क्या बात है? दोस्त हैं, लेकिन कभी गैर जानिबदारी से भी तज्जिया करना पड़ता है। उसे उसी जगह खड़ा बड़बड़ाता देख रिमशा ने आंखें पट उठाकर सुफियान की हिमायत पर से पड़ता आशिर को और सुलगाया। तो मैं आपको ऐसा लगता हूँ? वो कड़े तेवरों संग लंबे डग उठाकर उसका मुकाबिला आया। लगता क्या होता है, आप हैं ऐसे, वरना मॉल में एक खूबसूरत लड़की से तसादुम होने पर कौन उसके साथ उलझकर हसीन इत्तेफाक का बेड़ा गर्क करता है। रिमशा ने मसनूई संजीदगी से पहली मुलाकात का हवाला दिया। और कोई फर्दर जुर्म जो इस बशर पर आयद हो सके? सीने पर एक हाथ रखकर वो मदबाना अंदाज में झुका। नहीं, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी इल्जामात आयद करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। कशादा आंखों में हलकोरे लेती शौक और शरारत से धड़कने बेतरतीब हुई तो फौरन संभल गई। मतलब ये सिलसिला अब सारी उम्र चलना है? पहलू में झूल रहे मरमरी हाथ को अपने हाथ में लेते वो गंभीर लहजे में गुनगुनाया। कोई शक? धड़कनों को संभालती वो उतराई। फिर दोनों ही लायानी बहस पर हल्का कहका लगा उठे और छोटे छोटे कदम एक दूसरे के हम कदम उठाने लगे। मापा, मम्मा! वो चंद कदम ही चले
थे कि दोनों खरगोश दौड़ते हुए उधर आए। आशी ने फौरन झुककर आरू को गोद में उठाया, जबकि मां रिमशा से लिपटा था। मैंने मामा को पहले छुआ, मान चहका। शायद उन दोनों में रेस लगी थी। गोद में मापा के पहले तो आरू आई ना, आरू इतराई। चले, मैं भी आपको गोद में ले लेती हूँ। मान की होठ लटकाने से कबल रिमशा ने झुककर मान साहब को गले लगाया। मापा को किसी तो पहले आलू ने दी ना, आशी का गाल चूमते हुए फिर चहकी। जवाबन मान ने भी फौरन रिमशा के गाल पर बोसा लिया, तो दोनों की मीठी तकरार पर आशी और रिमशा का बेसाख्ता जिंदगी से भरपूर कहका गूंजा। तो दोनों बहन भाई खफीफ से हो गए। आशी ने झुककर दूसरे बाजू में मान को उठाया और बारी बारी दोनों की छोटी सी पेशानी को चूमा। मापा, मम्मा, दोनों भाई बहन एक जुबान चीखे। बर्क रफ्तारी से उनका मुद्दा समझकर आशी रिमशा को संभलने का मौका दिए बगैर उसकी मली जबीन पर अपने अनाबी लब सब्त कर दिया। हा 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 हा, बच्चे अपने मापा की फुर्ती पर खिलखिलाए, जबकि बच्चों की मौजूदगी में उस बेबकाना जिसारत पर सुर्ख होती रिमशा हयालू निगाहों से आशी को घूरने के लिए निगाह उठाकर उन बेबाक निगाहों का मुकाबला न करती, शर्मगीन तबस्सुम संग नजर झुका गई, तो आशिक दबंग लेडी के मशरकी अदा पर फरिश्ता होता। मान वाला बाजू उसके शाने पर धरता हंस दिया। अहबाब सब बजिद थे के गोहर तराशना, और दिल ये कह रहा था कि पत्थर तराशना। फुर्सत मिले जो ताज की तामीर से कभी, नन्ना सा पुरसकून सा एक घर तराशना। अपने वीरानियों के इमाजगा घर में आज उतरे आसूदगियों के मुस्तकिल डेरे को मुतमिन नजरों से देख रहे बख्तियार सिद्दीकी की नजर उस खूबसूरत और मुकम्मल मंजर पर पड़ी, तो उनके दिल में आसूदा सुकून मौसम ठहर गया। दुरुस्त वक्त पर अपनी अना की पैरवी छोड़कर उन्होंने दुरुस्त फैसला लिया था, वरना अगर ये खूबसूरत फैमिली बिखर जाती तो वो सारी जिंदगी खुद से निगाह ना मिला पाते। पर वो अब अपनी बेटी से निगाह मिलाकर कह सकते हैं, उन्होंने उम्र के इस हिस्से में जाकर ही सही इस पत्थर के मकान को घर बनाने की बुनियाद रख दी है, जहाँ की घुटन ज़दा फिजा की जगह रिश्तों के एहतराम और एहसास ने लेना शुरू कर दिया है। खत्म शुद पसे मंजर। इस जाते पाक की बनाई गई इस खूबसूरत कायनात में हर शय का अपना एक किरदार है। कोई भी शय बेवजह बेकार नहीं है। उस रब्बे कायनात ने हर शय को बमकसद रखा है। बस हमारी तरजीहात किसी चीज को हमारे लिए बेहद जरूरी और लाजिम और मलजूम बना देती हैं, तो किसी चीज को बेहद बेकार बना देती हैं, जो कि अपनी जगह दुरुस्त है। और हम अब इस अहद में जी रहे हैं जहां उस रब्बे कायनात का सबसे खूबसूरत तोहफा रिश्तों को हमने फर्दी कामयाबी के जोम एहसास बरतरी में चूर होकर रफ्ता रफ्ता अपनी तरजीहात जिंदगी की फहरे से निकालते हुए एहसास मुरब्बत से आ रही खुद गर्ज और खुद पसंद जिंदगी को तरजीह दे रहे हैं। इस तनाजुर में बख्तियार सिद्दीकी और रस्मत यार जैसे किरदार हम गौर करें तो हमारे आसपास बहुत से बिखरे हुए हैं। ना सिर्फ हमारे इर्द गिर्द बल्कि गैर जानिबदारी से तजिया करें तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसे किरदार मुकीद हैं। अपनी कामयाबी की राह हमवार करना, अपनी तरजीहात को फौकियत देना गलत नहीं है, लेकिन फर्दी कामयाबी के दौर में बेहिसी से खुद से वाबस्ता रिश्तों और इनके एहसास को शफाकियत से मजरू करते चले जाना, ऐसे कि कभी पलट कर पीछे देखने की नौबत आए तो बस पसे मानी की राह के अलावा दूर दूर तक घुटन का अंधेरा आपका मुंतजिर हो। यह आपसे जुड़े रिश्तों के साथ ही नहीं, आपके साथ भी शदीद नाइंसाफी है। खसारा सिर्फ इतना ही नहीं रहता कि अगर इसके सारे की सफर में असमत यार जैसे खुदगर्ज मफाद परस्त किरदार आपके हमकदम हो जाएं, तो पछतावों की राख पर भी हक जमाने से आप महरूम रह जाते हैं। तो अहबाब, अपने से जुड़े रिश्तों की इज्जत करें, उन्हें वक्त दें, कोताही नजर से काम ना लेते हुए रिमशा, आशिर और दीगर किरदारों की तरह वसी नजरी का मुजाहरा करें, क्योंकि रिश्तों के खसारों का कोई इजाला नहीं होता। सो अहबाब खुश रहें, मुख्तसर सी जिंदगी है, इसे जिए, खुद गर्जी के दहन में गुम होकर बस गुजारे नहीं, और जिंदगी जीने के लिए रिश्ते जरूरी हैं, तो उसकी कदर करें। अपनी कहानी और किरदारों के जरिए यही समझाने की अदना सी कोशिश की है राइटर ने। कहाँ तक कामयाब रही ये तो आप कारी हजरात ही बता सकते हैं। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिले और परिंदों की चाहत है कि रहने को घर मिले। खत्म शुद। आज ये नॉवेल कंप्लीट हुआ, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप दूसरा कोई न्यू नॉवेल सुनना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।